हेलो स्टूडेंट्स। मैं पद्माकर मिश्रा आज फिर आपके बीच आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। आज का टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनका इंट्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इस पे मैं आज आपके बीच डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैंने आपको इकोनॉमिक्स के ओरिजिन के बारे में बताया था। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में दिया, उसको हेडिंग वाइज करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा रिस्पांस आप लोग से मिला। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम पे अपने कमेंट दिए, अच्छा लगा। व्हाट्सएप पे भी उन लोगों ने अपने कमेंट दिए। जहां पे भी आपको कोई दिक्कत महसूस हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको मैं क्लियर करूंगा। तो आइए हम चलते हैं नए टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो दो वर्ड है उसके बारे में मैं बताऊं कि ये दोनों वर्ड कहां से आया। इस वर्ड को लाने का श्रेय किसको है, उसके पीछे क्या कारण था, और इन दो वर्ड्स को किन लोगों ने एक्सप्लेन किया। हम लोग पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ जाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि वर्ड आया कहां से। हम लोग जानते हैं 1929 को ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन पीरियड कहा जाता है, महान मंदी का वर्ष कहा जाता है 1929 को। हिंदी में तीसा की महान मंदी भी कहते हैं। जो वह मंदी आई थी, जो वह डिप्रेशन पीरियड था, उसका कोई न कोई कारण रहा होगा। तो वह जो ग्रेट डिप्रेशन पीरियड था बेटा, ग्रेट डिप्रेशन पीरियड, इस दौरान इस मंदी के कारण को पता करने के लिए, इस डिप्रेशन के क्या कारण थे पता करने के लिए, एक फेमस इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है रैगनर फ्रिश, रैगनर फ्रिश पढ़ते हैं रैगनर फ्रिश, लेकिन लिखा क्या, रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो ये दो वर्ड यूज किया था। द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्टली यूज्ड बाय रैगनर फ्रिश इन 1930। इन्होंने वर्ड तो यूज कर दिया, लेकिन इस वर्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक्सप्लेन करने का काम कोई और किया। ये वर्ड को यूज करने के पीछे क्या कारण था, तो जो डिप्रेशन
का कारण था, उसको पता लगाने के लिए इन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका कारण पता चल जाए। यदि मैं आपसे कहूं कि यह एक किताब है और इस किताब में, इस बुक में एक पेज पे मेरा नाम लिखा हुआ है और आप बताइए, तो आपके लिए ये जो टास्क होगा थोड़ा सा कठिन लगेगा कि सर इस बुक में 500 पेजेज हैं और किसी एक पेज पे कहीं आपका नाम लिखा हुआ है, तो इतना आसानी से कैसे हम बता दें। इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि जो मेरा नाम लिखा हुआ है इस बुक में थर्ड फोर्थ पेज पे ही हो सकता है सबसे लास्ट पेज पे हो सकता है मिड में हो, लेकिन आपको वर्क तो करना पड़ेगा। जब अकेले इस बुक के पेज को कोई टर्न करेगा कि कहां पर पद्माकर मिश्रा लिखा हुआ है, तो समय लगेगा। और ये काम रैग्नाफिस ने करने का कोशिश किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटने के लिए ये दोनों टर्म को इकोनॉमिक्स में यूज किया था, माइक्रो एंड मैक्रो, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब समझ में आया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ, उसके पीछे क्या कारण था। बिल्कुल, इस वर्ड को सबसे पहले किसने यूज किया? रैगनर फिश ने यूज किया था। कौन सा वर्ड बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो एंड मैक्रो। मैं ए लिखता हूं क्या, द टर्म, फिर से नोट कर लीजिए, द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो फर्स्टली used by Ragnar Frisch। रैगनर फ्रिश ने यह वर्ड यूज किया, द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो फर्स्टली यूज्ड बाय रैगनर फ्रिश इन इकोनॉमिक्स। इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में यह वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया? रैगनर फ्रिश ने यूज किया था। क्लियर? लेकिन इस वर्ड को वह पॉपुलर नहीं कर पाए, इसको वह एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वर्ड दे दिया, लेकिन इसको डेवलप करने का काम ये नहीं कर पाए। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स explained by developed by और फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इतना क्वेश्चन पूछा जाए तो इतने का एक आंसर है, वह है अल्फ्रेड मार्शल। क्या है? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल, यानी हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर पूछा जाए, हु डेवलप्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, हु एक्सप्लेन्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर होगा अल्फ्रेड मार्शल। कोई दिक्कत? ऐसे ही पूछा जाए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को किसने एक्सप्लेन किया था? मैक्रो इकोनॉमिक्स
एक्सप्लेन्ड बाय, डेवलप्ड बाय और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यदि इतने का आपसे आंसर पूछा जाए, आप देंगे जे एम केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स। जॉन मेनार्ड केन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन किए, अल्फ्रेड मार्शल माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन किए। अल्फ्रेड मार्शल की फेमस बुक, जैसा कि मैंने पहले बताया था, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, जो 1890 में पब्लिश हुई थी, 1890 में। और चूंकि जेएम केन्स की चर्चा हम कर रहे हैं, इनकी भी एक फेमस बुक है। इस बुक को हम लोग कहते हैं द जनरल थियरी ऑफ द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉमा इंटरेस्ट एंड मनी। यह एक फेमस बुक है। ये आपसे यहाँ भी पूछा जा सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि द जनरल थियरी, शॉर्ट में ही, हु रोट फेमस बुक द जनरल थियरी। तो आप याद रखिए, इस बुक का पूरा नाम है द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और ये इस बुक को किसने लिखा? जे एम केन्स ने। जे एम केन्स ने, जॉन मेनार्ड केन्स ने इस किताब को लिखा था और ये बुक पब्लिश हुई थी 1936 में। क्लियर हो गया बेटा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसने एक्सप्लेन किया, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसने एक्सप्लेन किया? अल्फ्रेड मार्शल की फेमस बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड जेएम केन्स की फेमस बुक द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अब हम बताते हैं आपसे कि जो ये दोनों वर्ड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका जो जन्म है वो किस वर्ड से हुआ, ये भी पूछा जाता है आपसे। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो ये माइक्रो वर्ड है, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड? ग्रीक वर्ड क्या था? माइक्रोस, MIKROS, माइक्रोस। इसका मतलब होता है मीन्स स्मॉल। माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल। और एक दूसरा भी वर्ड है, वह क्या है? वह ग्रीक वर्ड वो भी है। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका भी जन्म किससे हुआ? ये ग्रीक वर्ड से ही हुआ है। किस वर्ड से हुआ? ग्रीक वर्ड। वो ग्रीक वर्ड था क्या बेटा? तो वह था मैक्रोस, MAKROS। MAKROS, मैक्रोस। और मैक्रोस का मतलब होता है मीन्स लार्ज और एग्रीगेट। लार्ज और एग्रीगेट। यहां पे भी क्वेश्चन है आपका कि माइक्रो
इकोनॉमिक्स में माइक्रो जो वर्ड है किस वर्ड से है, तो याद रखेंगे द टर्म माइक्रो डिराइव फ्रॉम डैश वर्ड माइक्रोस। डैश वर्ड यदि कर दिया तो ग्रीक वर्ड हो गया, और ये कर दिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड डैश, तो क्या माइक्रोस, तब इसको लेंगे MIKROS, और 2 बार दे दिया उसमें द टर्म माइक्रो डिराइव फ्रॉम डैश वर्ड डैश, तो ग्रीक वर्ड ग्रीक हो जाएगा पहले और फिर होगा माइक्रोस। क्लियर? ऐसे आपको समझना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये दोनों के लिए ग्रीक वर्ड है बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा नहीं लिखा है। माइक्रो भी ग्रीक वर्ड से आया और मैक्रो भी ग्रीक वर्ड से आया। तो ग्रीक वर्ड था क्या? मैक्रो के लिए था मैक्रोस और माइक्रो के लिए था माइक्रोस। मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज और एग्रीगेट, है ना। अब मैं एक टेक्निक से भी आपको समझाता हूं, आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि जो मैं समझाने का टेक्निक मैंने यूज किया है यहाँ पे आपको कैसा लगा, क्योंकि जब आप समझोगे तो फिर हमें भी मजा आएगा बेटा, आपके लिए नए नई चीजों को ढूंढ कर ला करके आपको समझाने के लिए। आप जब रिप्लाई नहीं करोगे कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको समझने में कोई दिक्कत हुई, समझ आया, तब भी आप बताएं कैसा लगा, और यदि समझने में दिक्कत आई तब भी आप बताएं, तो फिर हम आपके लिए दूसरा भी तरीका ढूंढेंगे। बिल्कुल बेहिचक, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के आप अपनी बात कहिए। अब हम आपको बताते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। इसके लिए मैं एक टेक्निक भी यूज करता हूं आपके लिए। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जनरली जो हम लोग का लिखने का तरीका होता है, लिखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम लोग क्लासरूम में बोर्ड पर लिखते हैं तो जल्दी से लिख देते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, और समझाना है फिर एक लाइन ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया और उसके नीचे लिख दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जल्दी जल्दी हम लोग चौक से मार्कर से लिख दिया। लेकिन यहां पे भी मैंने ऐसे लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यही समझेंगे ना कि सर ने क्या लिखा, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स समझा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे जो मेरे लिखने का तरीका थोड़ा सा, इसको आप समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मैथ के लैंग्वेज में देखें तो ये अपॉन का साइन है और फिर नीचे है मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। बिल्कुल, मैथ में जब ऐसा कुछ वैल्यू दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जो इस लाइन के ऊपर है उसको हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं। और जब वह लाइन के नीचे होगा तो उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं उसको? डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डिनोमिनेटर कहते हैं। लाइन के ऊपर न्यूमरेटर और लाइन के नीचे डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स न्यूमरेटर है बेटा, और मैक्रो इकोनॉमिक्स डिनोमिनेटर। मैथ में जब ये फ्रैक्शन के रूप में बन गया, जब किसी चीज को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। तो बहुत बड़ा फ्रैक्शन जब रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको तोड़ करके देखते हैं क्या कैंसिल हो सकता है, कौन सा ऐसा नंबर है। यदि वह अलजेब्रिक फॉर्म में है तो कैंसिल करते हैं, यदि वो न्यूमेरिक फॉर्म में है तो देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जिससे न्यूमरेटर भी डिविजिबल हो और डिनोमिनेटर भी हो जाए, जिससे कि उस फ्रैक्शन का वैल्यू छोटा हो सके। टेक्निक है बेटा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम अलग से करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स अपॉन मैक्रो इकोनॉमिक्स, देखो कॉमन जो लेटर्स है तो सबको क्या कर दो, कैंसिल कर। यहाँ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बचा माइक्रो अपॉन मैक्रो, इसमें भी देखो बेटा, क्रो से क्रो कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। न्यूमरेटर में क्या बच गया? आई।
और डिनोमिनेटर में क्या बचा बेटा, ए। देखो माइक्रो में क्या बचा है, आई बचा है, और डिनोमिनेटर में क्या है, ए बचा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब कैसे आई अपॉन, ये कौन सा मीनिंग है, आई का मतलब होता है बेटा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, और ए का मतलब होता है एग्रीगेट, एग्रीगेट। यानी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक इशूज इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, और स्टडी ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक इशूज और एज अ होल, एग्रीगेट का मतलब होल, टोटल, इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आई किस में से बचा है, माइक्रो में से, यानी माइक्रो में इंडिविजुअल की बात होती है, और ए कहां बचा हुआ बेटा, मैक्रो में, इसका मतलब इसमें एग्रीगेट की बात होती है। एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा कि सर आपने ये टेक्निक ला दिया, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन हम लोग हिंदी मीडियम वाले क्या हमारे लिए कोई ऐसा टेक्निक नहीं बनाते हैं। हमने कहा बेटा तुमको निराश तो हम नहीं करेंगे, चलो तुम्हारे लिए भी कोई टेक्निक हम दे देते हैं। कहा सर बाद में बता दीजिएगा। मैं नहीं बेटा अभी जान लो, हम क्यों तुम्हारा ये कर्ज अपने पास रखे रहे, कर्ज हम उतार दे रहे हैं। उसने कहा सर आप नाराज होगा, मैं नाराज नहीं हो बेटा, टीचर कहाँ नाराज होता है, तुम्हारी बातों को हम सुन लिए, समझ लिए, अब तुमको मैं उसका जवाब दे रहा हूं। हमने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को पता है हिंदी में क्या कहते हैं, तो कहा कि हाँ सर मालूम है। क्या कहते हैं, उसने कहा व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। कोई बात नहीं भाई, हम भी खुश हो गए कि चलो हमारे इस चेला को ये पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं। फिर हमने पूछा मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं मालूम है, तो कहा कि हाँ सर वो भी मालूम है। हमने कहा क्या, तो उसने कहा समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। कहा सर अब बताइए इसको कैसे काटेंगे, उसमें तो आप बहुत इजी वे में उसको कैंसिल करें। मैं कहा हाँ बेटा बिल्कुल, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं इसका उपाय तो मैं रखा हूं, कहा बताइए। हमने कहा अर्थशास्त्र से अर्थशास्त्र कैंसिल हो जाएगा, कहा हाँ। हमने कहा व्यष्टि में इष्टि ये कैंसिल हो गया, और इष्टि से इष्टि, कहा हाँ सर बिल्कुल सही। अब बताइए आगे। हमने कहा हाँ अब आगे भी तुमको बताते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखो। यहां जो सेकंड फ्रैक्शन इसमें क्या बचा, तो कहा व्यय, व्यय। और हमने कहा डिनोमिनेटर में क्या बचा, तो कहा सर सम। हमने कहा कि व्यय का मतलब होता है व्यक्तिगत, क्या होता है, व्यक्तिगत, और सम का मतलब होता है समस्त। और व्यक्तिगत को इंग्लिश में कहते हैं क्या, इंडिविजुअल, और एग्रीगेट को हिंदी में कहते हैं समस्त। यानी समस्त को इंग्लिश में कहेंगे एग्रीगेट, और व्यक्तिगत को कहेंगे इंडिविजुअल। कहा सर इतना जल्दी आप कैसे ये तरीका ढूंढ दिए। हमने कहा बेटा तभी तो टीचर है। यानी कि इंग्लिश के माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी डेफिनेशन आपको याद हो गया, और यदि आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इसके लिए मैंने टेक्निक बना दिया, और वो हो गया व्यष्टि अपॉन समष्टि। तो अर्थशास्त्र से अर्थशास्त्र कैंसिल हो गया, व्यष्टि में जो इष्टि है और समष्टि में जो इष्टि है दोनों कैंसिल हो गया, बच गया व्यय अपॉन सम। व्यय का मतलब व्यक्तिगत, सम का मतलब समस्त। अब समझ में आया बेटा। अब बताओ, कमेंट करके जरूर बताना कि ये टेक्निक आपको कैसा लगा। यानी आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप इतना भी लिख दोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स मींस इंडिविजुअल स्टडी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मींस
एग्रीगेट स्टडी, तब भी आपका आंसर सही। लेकिन इतना तो समझ गए तो आप इसको और सुंदर से बना करके एक सेंटेंस दे दोगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताता है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक इश्यूज in an economy, and macroeconomics studies as an aggregate or as a whole economic issues in an economy। यानी आपको माइक्रो और मैक्रो ये दोनों समझ में आ गया। व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें हम अर्थव्यवस्था में जो भी आर्थिक समस्याएं हैं उसका अध्ययन व्यक्तिगत रूप से करते हैं, इंडिविजुअली करते हैं, तो उसको कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। और जब अर्थव्यवस्था के जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, उन सभी का स्टडी करते हैं, इकोनॉमी लेवल पे उसका स्टडी करते हैं, समस्त की बात करते हैं, वो बन जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। कोई दिक्कत नहीं। जब आपसे ये कहा जाए कि थोड़ा सा इसका कोई एग्जाम्पल भी देकर बताइए, यदि मैं ये कहूं, अपनी बात में लेता हूं कि पद्माकर मिश्राज इनकम इन हॉलमार्क वर्ल्ड स्कूल, मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूं उसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि पद्माकर मिश्राज इनकम इन हॉलमार्क वर्ल्ड स्कूल, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो आप ये पहले समझिए कि पद्माकर मिश्रा के इनकम की बात कही जा रही है कहां पे? तो हॉलमार्क वर्ल्ड स्कूल जो स्कूल हमारा है उसमें बहुत सारे टीचर होंगे। पूरी टीचर में किसकी बात हो रही है? केवल पद्माकर मिश्रा की इनकम की बात हुई, तो ये इंडिविजुअल हुए ना। तो क्या यहां पे होगा? पद्माकर मिश्रा इनकम इन हॉलमार्क वर्ल्ड स्कूल, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो क्या हो जाएगा कि जो टोटल टीचर्स हैं, हॉलमार्क के जितने टीचर्स हैं, हॉलमार्क बोल दिया तो वो मैक्रो हो गया। लेकिन फिर से ध्यान से समझना, अब मैं ये कंपेयर करूं कि हॉलमार्क वर्ल्ड स्कूल के सभी टीचर्स की इनकम की बात कर रहे हैं, गोरखपुर में जितने स्कूल है उसमें। तो गोरखपुर में तो बहुत सारे स्कूल हैं, उस पूरे स्कूलों में से किसके टीचर की इनकम की बात हो रही है? हॉलमार्क के जो टीचर्स हैं, हॉलमार्क वर्ल्ड स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी इनकम की बात हो रही है। एक स्कूल लेवल पर बात हो गई पूरे गोरखपुर जिले में, तो क्या हो गया यहाँ पे? हॉलमार्क वर्ल्ड स्कूल अब माइक्रो हो जाएगा और पूरे गोरखपुर क्या हो जाएगा? मैक्रो। हमेशा याद रखना बेटा कि जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का बाइफर्केशन करना हो, समझना हो, तो ये ध्यान देना कि स्टडी करने का उनका बेसिस क्या है, कंपैरिजन करने का बेसिस क्या है, तब समझ जाओगे ये माइक्रो है कि मैक्रो है। जब हम गोरखपुर में जितने टीचर्स हैं उनके इनकम की बात करें इन यूपी, तो फिर गोरखपुर और माइक्रो हो जाएगा और उत्तर प्रदेश मैक्रो हो जाएगा। अब समझा गया ना? ऐसे ही हम यूपी की बात करें और पूरे देश की बात करें तो क्या हो जाएगा? यूपी माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा और पूरा देश इकोनॉमी हमारी मैक्रो हो जाएगी। अब मैं ये कह रहा हूं कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमने बोला, तो मैंने ये नहीं कहा कि किसी स्टेट का या कंट्री का, तो जस्ट इतना मैंने बोला कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब हुआ कि ये इकोनॉमी लेवल की बात कही जा रही है। तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तब क्या हो जाएगा? मैक्रो हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी लेवल पे बात हो रही है। लेकिन जब मैं ये कहता कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार, तो बिहार क्या हो जाएगा तब? इंडिया में जितने स्टेट्स है उसमें क्या है? एक स्टेट की बात हो रही है, तो बिहार प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार, ये हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उसमें से एक पर्टिकुलर स्टेट की बात कही गई है, तो ये हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन यदि मैंने ये कह दिया कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? मैक्रो हो जाएगा। अब समझ आ गया? एग्जाम्पल समझ लो बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है,
प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब कि जो ये पेन बेटा दिख रहा है, इस पेन की बात हम करें, ये क्या हो जाएगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो। जहां जिस लाइब्रेरी में मैं बैठा हूं, इसमें जो पीछे बुक दिख रही इकोनॉमिक्स की, ये डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स की बुक है। यदि यही रेक हमारे लाइब्रेरी में जो दिख रहा आपको, ये मार्केट में है, और आप जाकर सेलर से कहें कि भैया ये जो इकोनॉमिक्स की बुक है कितने की है, तो कहेंगे, दुकानदार आपसे ये पूछेगा कि भाई बताओ कौन सी किताब, तो दूर रखा हुआ आप नहीं समझ पाएंगे, तो कहेंगे कि जो ब्लू वाली बुक है ना वो बताइए कितने की है। बुक सेलर के पास तो बहुत सारी बुक्स है बेटा, लेकिन अब आपने कहा कि वो ब्लू वाली जो बुक है वो कितने की है, तब क्या हो जाएगा, आपने एक पर्टिकुलर बुक की बात करी वहां पे, वो प्रोडक्ट प्राइसिंग हुआ, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात हो रही है। आप ये थोड़ा कह रहे हैं कि आप दुकान की कीमत की बताइए। आप एक किताब लेने गए हो, तो आप पूछ रहे हो कि जो ब्लू वाली बुक है, मैं यहां से नहीं पढ़ पा रहा उसका राइटर कौन है, लेकिन वो इकोनॉमिक्स बड़ा लिखा हुआ बड़े लेटर में, तो मैं पढ़ लिया, कितने की दिखाइए। तो पर्टिकुलर बुक की बात हुई बेटा, तो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी प्रोडक्ट प्राइसिंग हुआ वो। समझ आ गया? तो प्रोडक्ट प्राइसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। जब ये कहा जाए फैक्टर प्राइसिंग, तो फैक्टर प्राइसिंग का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस। तो जितने भी फैक्टर्स अभी उन्होंने बताया, ये सब प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है। और जब यूज होता है, तो जो आपके फैक्टर को यूज करने वाला है, वो आपको इसके बदले इनाम देता है। यदि वह आपकी जमीन को, आपके मकान को, लैंड को उसने ले रखा है भाड़े पे, रेंट पे, तो जब यूज करेगा, तो उस लैंड के ओनर को, लैंडलॉर्ड को, उस लैंड के यूज करने के बदले इनाम देगा। वो क्या होगा, रेंट होगा। क्या कहते हैं उसको, रेंट। अब ध्यान दीजिएगा, जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं, इसको मैंने भाड़े पे लिया, और 1 महीने बाद मैंने मकान मालिक को भाड़ा दिया। अब कुछ ना कुछ तो रेंट होगा ना। मान लो कि 1000 रुपीज मैंने रेंट दिया, कोई दिक्कत, ये रेंट की बात हुई, लैंड के बदले मैंने दिया। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे पास आइडिया था, मेरे पास नॉलेज है, लेकिन मैं कैसे आपको अपने नॉलेज को शेयर करता। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैंने बैंक से लोन लिया, कर्ज लिया, कैपिटल। तो जब मैं बैंक से उधार लूंगा पैसा, तो उसके बदले बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो मैंने 10,000 रुपीज लोन लिया, और बैंक ने कहा कि मैं 10% इंटरेस्ट लूंगा। अब ये भी आपके पढ़ाने काम आ रहा है। मैंने रूम लिया रेंट पे, आपका नॉलेज देने के लिए रूम चाहिए मुझे, नॉलेज देने के लिए लैपटॉप होना चाहिए, इसको भी मैंने परचेज किया, बैंक से लोन लिया, मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, कितना, 10,000 का 10% 1,000 रुपीज हुआ, मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। रेंट कितना पे किया, 1,000। एक कोइंसिडेंस है कि यहां पे ये भी बराबर हो गया। मैंने अपने साथ एक और टीचर को रखा कि भाई आप आइए, आप भी पढ़ाइए। वो आए, वो काम कर रहे हमारे साथ। हमने ऑफिस में एक कंप्यूटर के जानकार व्यक्ति को हायर किया। हमने कहा भाई आप आइए, मैं आपको 2,000 रुपीज पर मंथ सैलरी दूंगा, और आपको मैं जो पढ़ा लूंगा, वीडियो बनेगा, उसको आप असेंबल करिए और उसको अपलोड करना है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं करूंगा। उन्होंने 2,000 रुपये हमसे लिए। और यदि मैं खुद इस बिजनेस में लगा हुआ हूं, इस प्रोफेशन में लगा हुआ हूं, तो मैं रिस्क ले रहा हूं ना। तो जब मैं रिस्क ले रहा हूं, इसके बदले भी तो हमें कुछ इनाम मिलना चाहिए। वह क्या होगा, प्रॉफिट होगा।
जब एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस में रिस्क बियर करता, अनसर्टेन रिस्क बियर करता है, तो उसको भी बिजनेस में बने रहने के लिए कुछ अमाउंट की जरूरत होती है। उसको कहते हैं कि वो क्या है, वो प्रॉफिट वो लेगा। तो यहां पर जो लैंड का ओनर था उसको भी रिवार्ड मिला 1000। जो लेबर का ओनर है, लेबरर, उसको क्या मिला, वेजेज मिला, वो 2000 रुपीज ले गया। जो कैपिटल का ओनर है, कैपिटलिस्ट, वो 1000 रुपीज वो भी ले गया। जो इंटरप्राइजेज है उसका जो ओनर है, एंटरप्रेन्योर है, वो भी बेटा 500 रुपीज ले गया। तो देखो बेटा यहाँ सबके जो रिवार्ड है वो क्या है, एक है कि अलग अलग है, अलग अलग है। तो जब रिवार्ड अलग अलग है, ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई बताओ कुल कितने का इसका लोगे, नहीं। हम वर्कर हैं तो हमसे पूछा जाएगा कि बताओ आपकी मजदूरी कितनी है। हम बैंक से लोन लेने गए हैं, पूछेंगे भी बताओ इंटरेस्ट क्या है। तो सबका बेटा रेट क्या है, अलग अलग है ना। तो क्या हो जाएगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी फैक्टर प्राइसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। क्लियर हो गया। प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या हो जाएगा बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। कंज्यूमर बिहेवियर, हम डिमांड की बात करते हैं, हम कंज्यूमर हैं, किसी गुड्स को कंज्यूम करते हैं, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसकी बात करते हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। प्रोड्यूसर बिहेवियर, जो प्रोड्यूसर है बेटा वो भी गुड्स प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस करता है। वह क्या चाहता है, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करें और ज्यादा प्रॉफिट की बात करता है, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। किसमें आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब आप किसी इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ सेक्शन ऑफ द पीपल की बात करते हैं कि वह पुअर है, वह रिच है, वह अनएम्प्लॉयड है, ये क्या हो जाएगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, उसमें किसी एक की बात कर रहे हैं। जब आप किसी फर्म की बात करते हैं तो वह क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। एबीसी लिमिटेड, बहुत सारी कंपनियां होंगी, उसमें किसी एक फर्म की बात हुई, वो क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। आप गोरखपुर में बक्सीपुर एक जगह है जहां पर किताबों के लिए वो फेमस है, और मैंने कहा कि आपको इकोनॉमिक्स की ये बुक बक्सीपुर में चौबे बुक मार्ट पे मिलेगी। अब चौबे बुक मार्ट की मैंने बात किया, बहुत सारी दुकानें किताब की वहां पे, लेकिन मैंने किस दुकान की बात की, चौबे बुक मार्ट की बात कही। ये क्या हो गया, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। क्या होगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। क्लियर, कोई समस्या यहां पे। अब आपको आगे जब जाएंगे फिर क्या होगा कि पूरे हम बक्सीपुर की बात कर दें तो पूरा बक्सीपुर क्या हो जाएगा, पूरा बक्सीपुर क्या हो जाएगा। यदि हम केवल इतना कह रहे हैं कि भाई बक्सीपुर हम गए थे, इसका मतलब आपको ये समझ में आएगा कि बक्सीपुर गए थे, इसका मतलब बक्सीपुर क्या है, ये किताबों के लिए फेमस है। यानी कि बहुत सारे मोहल्ले होंगे, बहुत सारी जगह, उसमें केवल बक्सीपुर की बात हो रही है, तो वह माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा बेटा। लेकिन मैंने ये कहा कि बक्सीपुर में जाओ और वहां पर इस किताब की दुकान पर जाना, आपको ये चीज मिल जाएगी। तो मैंने वहां पे चौबे बुक मार्ट की बात कर दिया, तो क्या हो गया, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। अब समझ आ गया ना, कोई दिक्कत अपने लिए कंफ्यूजन होगा। यस बेटा। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यह भी बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब कहेंगे सर फर्म और इंडस्ट्री में क्या अंतर है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। ये फर्म का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड फर्म। प्रोड्यूसिंग यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड फर्म। किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने वाला जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है उसको फर्म कहते हैं। क्लियर। जब कई फर्मों को आप एक साथ ऐड कर देते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री।
कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म्स इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री। फर्मों के समूह को इंडस्ट्री कहते हैं, और किसी एक प्रोड्यूसिंग यूनिट, कोई गुड्स है उसको प्रोड्यूस करने वाला कोई प्रोड्यूसिंग यूनिट होगा, उसको कहते हैं फर्म। तो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री की बात कही जाए तो वो भी क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा बेटा। मैक्रो नहीं बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माई ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। क्यों? क्योंकि यदि मैं गोरखपुर में मैं ये कहूं गीडा, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गीडा, तो जो गीडा है वह एक इंडस्ट्रियल एरिया है, ये एक पार्ट है गोरखपुर में, तो क्या हो जाएगा, वो लोकेशन की बात हो रही है ना, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। ये सभी एग्जाम्पल हमने दिया कि बक्सीपुर बुक के लिए फेमस है। कहा जाए भाई साहब आप कहाँ पे हैं इस समय, उन्होंने कहा कि मैं बेतियाहाता हूं। तो जैसे वो बेतियाहाता कहेंगे, दिमाग में एक इमेज आएगा, लग रहा किसी की तबीयत खराब है क्या। क्यों? क्योंकि बेतियाहाता मतलब वहां पे डॉक्टरों का हब है, वहां ज्यादा डॉक्टर्स हैं। वह एक लोकेशन की बात हो गई। तो जहां लोकेशन की बात होगी वो क्या हो जाएगा, मैक्रो, माइक्रो, माइक्रो होगा। जब फर्म की बात होगी तो वो भी क्या होगा, माइक्रो होगा। अब समझ आ गया बेटा? बिल्कुल। अब आप कहें सर मैक्रो का बताइए। इन्फ्लेशन, महंगाई, उसको लोकल लैंग्वेज में महंगाई कह लो, और इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं उसको, इन्फ्लेशन को मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन का सही डेफिनेशन क्या है, persistently rise in general price level, persistently rise in general price level is called inflation। तो जो इन्फ्लेशन होता है, जो महंगाई होता है, वो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। वह किसी पर्टिकुलर जिले की बात नहीं करता है, किसी पर्टिकुलर मोहल्ले की बात नहीं करता है, किसी गली की बात नहीं करता है। जब ये कहा गया कि इस महीने इन्फ्लेशन बढ़ा है, इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन घटा है, इसका मतलब ये कंट्री लेवल की बात हो रही है। इसमें मोहल्ले की बात नहीं होती बेटा, इसमें किसी वार्ड की बात नहीं होती है, किसी गांव की, विलेज की बात नहीं होती है। इन्फ्लेशन पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए लगभग 700 के करीब आइटम्स हैं, सभी का अपना एक वेटेज होता है। उन वेटेज का मंथली होलसेल मार्केट में देखा जाता है वैल्यू क्या है, यानी बेस जो वैल्यू होता है 100, और उस 100 से उसको कंपेयर करते हैं, सबको ऐड करते हैं और देखते हैं किसका वैल्यू पिछले महीने में क्या था और इस महीने में कितना है। तो यदि पिछले महीने में यानी 100 से जितना ये वैल्यू बढ़ता है ऊपर, उसको कहते हैं महंगाई बढ़ रही है। 100 से नीचे जाता है तो हम कहते हैं महंगाई घट रही है। लेकिन पिछले महीने में यदि 110 था ये इंडेक्स और इस महीने में 107 हो गया, तो कहेंगे कि जो महंगाई 10% पिछले बार थी वह घट करके 7% पर हो गया। पिछले बार 107 था इंडेक्स, इस बार 110 हो गया, तो कहेंगे 3% महंगाई बढ़ गई, यानी पिछले वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो ये जो इन्फ्लेशन है बेटा, ये जो महंगाई है, ये पूरे देश की बात करता है, किसी पर्टिकुलर स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की बात, मोहल्ले की बात नहीं करता है। इसलिए क्या है, जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन, ये क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। कोई दिक्कत? जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कही जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कहता है, उसका डेफिनेशन क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट shows a systematic record of all economic transactions of a country with the rest of the world during an accounting period। यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब कि उनको कोई सामान खरीदा उनसे, तो दूसरे कंट्री को पैसा दिया, दूसरे कंट्री को कोई गुड्स सेल किया यानी एक्सपोर्ट किया, तो उसके बदले उसको पैसा मिला। हम किसी कंट्री को ग्रांट्स भी देते हैं, किसी कंट्री से हम ग्रांट्स रिसीव भी करते हैं।
अब समझ आएगा ना, किसी कंट्री को हम लोन देते भी हैं, किसी कंट्री से हम बोरो भी करते हैं। तो ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है बेटा। तो जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहा है एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ, ये क्या कहलाएगा बेटा, इसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये कंट्री लेवल पे बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। अब कोई दिक्कत, जब बात कही जाए बैलेंस ऑफ ट्रेड की, ये भी कंट्री लेवल पे है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो क्या हो जाएगा, ये भी मैक्रो होगा बेटा। क्या होगा, मैक्रो होगा। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी, यानी हमारी करेंसी की वैल्यू दूसरे कंट्री के वैल्यू से, उसका पोजीशन क्या है, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। तो इकोनॉमी लेवल पे बात हो रहा ना, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, ये क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। नेशनल इनकम की बात करें, ये क्या है, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि नेशनल इनकम पूरे कंट्री में जितने भी फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में लगे हुए हैं, उनको इनकम हुआ, और उन सभी इनकम को ऐड कर दो तो क्या बन गया, नेशनल इनकम। जितने भी है अपने देश में केवल हो रहा है तो वह नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक इनकम होगा। और जब अपने कंट्री के फैक्टर दूसरे कंट्री में वर्क कर रहे हैं, वहां से वो पैसा लेकर आएंगे, और हमारी कंट्री में भी दूसरे कंट्री के फैक्टर्स हैं, लोग हैं, काम करें तो पैसा लेकर जाएंगे। तो जो पैसा आ रहा है, जो पैसा जा रहा है, देखा जाएगा दोनों में डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो डोमेस्टिक में ऐड कर देंगे, तो जो डोमेस्टिक इनकम है वो नेशनल इनकम हो जाएगा। जो पैसा ज्यादा चला गया यानी माइनस कर देंगे, डोमेस्टिक में से जो पैसा ज्यादा चला गया उसको माइनस कर देंगे, उसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जब डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करते हैं तो नेशनल बन जाता है। जब डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं वह नेशनल बन जाता है। कोई दिक्कत, यानी नेशनल इनकम क्या हो जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। लेकिन जब ये कहा जाए पर कैपिटा इनकम, तब क्या हो जाएगा, तब भी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा बेटा। क्योंकि पर कैपिटा इनकम कर रहा है यानी एवरेज की बात कर रहा है, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। उससे जो रिजल्ट आएगा बेटा वो क्या होगा, वो कंट्री लेवल पे हो गया। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर का नाम लेकर के कहते पद्माकर मिश्रा इनकम, तब वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता बेटा। लेकिन यहां कहा गया कि पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा और एवरेज इनकम जब कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। क्या होगा, यानी नेशनल इनकम भी मैक्रो इकोनॉमिक्स है और पर कैपिटा इनकम भी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। बेटा गलती लोग करते हैं, जब कॉपी करेक्शन होता है तो हम लोग देखते हैं बच्चे लोग गलत लिख देते हैं कि पर कैपिटा इनकम को लिखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नहीं बेटा, पर कैपिटा इनकम जब सॉरी जब इंडिविजुअल इनकम कहा जाएगा तब क्या कहेंगे, माइक्रो। लेकिन जब पर कैपिटा इनकम कहा जाएगा तो मैक्रो। समझ में आया? आज बस इतना ही रख रहे हैं बेटा, फिर हम आपको अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। नया टॉपिक क्या होगा, इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है और नॉर्मेटिव साइंस है। इकोनॉमिक्स को हम साइंस कहें या इकोनॉमिक्स को आर्ट कहें, ये दो टॉपिक को लेकर के मैं अगले वीडियो में आपके साथ मिलूंगा। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट, और दूसरा टॉपिक होगा इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है या इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस है। पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, और नॉर्मेटिव अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। जिन लोगों ने आज पहली क्लास अटेंड किया होगा, इस वीडियो के साथ पहली बार जुड़ रहे हो, तो आप इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको जो वीडियो अपलोड हो रहा है उसकी जानकारी मिले, सबसे पहले जानकारी मिले,
कोई वीडियो मिस ना हो, इसके लिए जहां पे आपने सब्सक्राइब किया है वहीं पे देखिए एक बेल बना होगा, तो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को आप ऑन कर दीजिए। जैसे वीडियो यहाँ अपलोड होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन जब मैं इस पे अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप नोटिफिकेशन को देख करके प्लेलिस्ट में जा करके और आप अपने इच्छानुसार जो आपको जरूरत की कंटेंट है उसको आप देख सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, आप सबसे आगे होंगे। जब आप अपना कंपैरिजन दूसरे के साथ करेंगे, लाइव नहीं जुड़ पा रहे किसी कारण से, कोई बात नहीं है, बट जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं तो आप इसको देखिए, आपको कहीं से भी कोई कमी नजर नहीं आएगी। आप कहेंगे कि इससे बेटर तो मुझे कहीं नहीं मिलेगा। आप वीडियो देखिए, आराम से देखिए, नोट्स बनाते रहिए, और कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर जा करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आप अपना वहां पे मैसेज हमको दे दीजिए, मैं आपसे संपर्क करके, चाहे टेलीग्राम के थ्रू, चाहे आपसे व्यक्तिगत रूप से आप अपना नंबर देंगे, वहां से भी हम आपसे संपर्क कर लेंगे। और आप अपनी समस्या जो इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप चैनल है, यहाँ पे भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कीजिए। आओ पद्माकर सर के चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप के साथ जुड़ते हैं, और इकोनॉमिक्स को एक नए नजरिए से हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। जो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के साथ एक फोबिया बना हुआ, एक डर बना हुआ है, उस डर को दूर करना मेरा ध्येय है। आप लोग जुड़िए और इकोनॉमिक्स को अपनाइए, इस फील्ड में अपना करियर बनाइए। हम आपके साथ हैं, समस्याएं आप मुझे बताएं, उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। पढ़ना आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।